गुड मॉर्निंग। यूट्यूब के डिजिटल वेब में आप सभी का स्वागत है। मैं गौतम कुमार आज यूनिवर्स तथा कॉस्मोलॉजी के अभ्यास प्रश्न के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले भाग में हम लोगों ने 76 नंबर तक के सवालों को हल किया था और उसको जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग 76 के बाद यानी 77 के बाद जो प्रश्न है उसकी चर्चा करूंगा। तो आगे चलें, हम लोग देखते हैं। लास्ट जो था हम लोग का पिछले क्लास में, वो मैंने आप लोग को बताया था कि 5 नवंबर 2013 को मंगलयान का सफल प्रक्षेपण कर भारत मार्शियन एलीट क्लब में शामिल हो गया। तो ये भी कहा जा सकता है, आपसे सवाल इसको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कब भारत मार्शियल एलीट क्लब में शामिल हुआ, तो 5 नवंबर 2013 को। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मंगलयान सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को। और 2022 में, जैसा कि मैंने बताया है कि 2022 में इसरो पुनः मार्स मिशन 2 मंगलयान 2 का सफल प्रक्षेपण करेगा। तो इस क्लब में शामिल कौन सा देश या समूह नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कि रूस भी शामिल है, यूरोपीय संघ भी शामिल है, और चौथा जो ऑप्शन है, निम्न में से कोई भी देश एलीट क्लब में शामिल नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पे रूस और यूरोपीय संघ शामिल है, तो डी तो गलत हो जाएगा। इसके अलावे जापान यहाँ का जो आंसर हो सकता है या आंसर है वो जापान है। तो इसका 76 का आंसर, आपका 76 का आंसर होगा बी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 77 अल्फा बीटा गामा डेल्टा व एप्सिलोन संबंधित है, यानी अल्फा बीटा गामा और डेल्टा व एप्सिलोन संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शंस देखिए, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं, ये बृहस्पति के उपग्रह हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है, ये अरुण ग्रह पर स्थित वलय के नाम है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, ये शनि ग्रह पर स्थित वलय के नाम है। और डी में है, ये उल्का पिंड के नाम है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो होगा बी। ये अल्फा बीटा गामा और डेल्टा व एप्सिलोन संबंधित है, ये अरुण ग्रह पर स्थित वलय के नाम है। तो याद रखिएगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा व एप्सिलोन अरुण ग्रह पर स्थित वलय के नाम है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 78 सवाल की ओर चलते हैं। 78 नंबर, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? ठीक है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? शायद आप लोग जानते भी होंगे। 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुने होंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग था तो चंद्रमा पे चला गया, याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। कभी कभी आपसे अंतरिक्ष यान का भी पूछा जाता है, तो अपोलो 11 याद रखिएगा, अपोलो 11 है ना, अपोलो 11 से कि अंतरिक्ष यान से ये गए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? ये तो आसान सा सवाल है। ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी आपका चंद्रमा पे है, ये आपको पता होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलें, चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कथन ये है, कथन बोला जा रहा है, चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। मतलब एक फेस ही
दिखाई पड़ता है। कारण है चांद अपने अक्ष पे 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, पर ए की सही व्याख्या करता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी है ऑप्शन ए सही है पर आर गलत है। डी ऑप्शन है ए गलत है आर सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पे होगा सी नंबर, 80 का सी नंबर सही आंसर होगा। 80 का सी, ए सही है पर आर गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए अब यहाँ पे बोलिए कि सर ये तो कथन सही, कारण सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, 27 दिन लगता है इसको घूमने में, लगभग 27 कहीं पे लिखा रहेगा, कहीं पे 29 लिखा रहेगा, लगभग 29 दिन में यह अपनी एक्सिस पे भी और पृथ्वी के चारों ओर भी घूम लेती है। तो इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों समान बोला जाता है। और यही समान होने के कारण क्या होता है कि चंद्रमा का एक फेस ही हम लोग को दिखाई पड़ता है, यानी पृथ्वी पर स्थित मानव को दिखाई पड़ता है। इसके अलावे कभी ये भी सुने होंगे या कभी जाने होंगे कि जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो अमावस्या को लगेगा। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है कब लगेगा? तो न्यू मून को ही, न्यू मून को लगता है, अमावस्या बोलते हैं न्यू मून को। जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा न्यू मून को ही लगता है, अमावस्या कहते हैं न्यू मून को। और जब भी चंद्र ग्रहण लगेगा वो फुल मून को ही लगेगा, फुल मून को, यानी पूर्णिमा के दिन ही लगेगा। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन क्या हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को लगता है? नहीं, आप भी जानते होंगे। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि चंद्रमा अपने एक्सिस पे 5.9 डिग्री झुका हुआ है, और जब यह सामने एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में आता है तभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखिए एकदम तैयार रहिएगा इसके लिए भी। नेक्स्ट हम लोग चलें आगे। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि देखिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे का बात नहीं सुन सकता है। इसका कारण क्या है ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। दूसरा है आपका, तीसरा है चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो इसका आंसर होगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। फ्रीक्वेंसी वेव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने के लिए कुछ मीडियम होना चाहिए ना। तो यहाँ पे बोला जाता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसी के कारण चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल है, लेकिन चलिए ठीक ठाक है सवाल, ज़रूरी भी है। ये एप्लीकेशन वाला पार्ट भी आपको जानना है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है बेमेल को चुनिए, मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। बेमेल का मतलब जो मैच नहीं कर रहा है। देखिए हिंदी तो खतरनाक है भाई। नेक्स्ट, ठीक है, बेमेल का मतलब होता है मैच नहीं कर रहा है, मतलब शामिल नहीं है, मिल नहीं रहा है एक दूसरे से। तो उसमें थोड़ा सा ये रीजनिंग टाइप का लग रहा है। देखिएगा, ये सबसे पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा बुध, तीसरा चंद्रमा और चौथा है आपका डी ऑप्शन में पृथ्वी। यहाँ पे क्या मेल नहीं कर रहा है ये समझिएगा। देखिए तीन जो है वो ग्रह है, एक उपग्रह है, एकदम लगा लेना, लॉजिकल रहिए। यहाँ पे मंगल है, ग्रह है, बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी ग्रह है, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। बस आंसर आपका सही हो गया 82 का सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 83 में।
जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन 1 उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है। तीसरा ऑप्शन है उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वह पूर्ण रूप से भारहीन हो जाता है। देखिएगा क्या होगा यहाँ पे, तो आपको पता है ना ग्रेविटी का मान 1/6 है चंद्रमा पर, पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 है। तो ग्रेविटी जब कम रहेगा तो भार क्या होगा, घट जाएगा। तो याद रखिएगा जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा, घट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी 83। नेक्स्ट हम लोग चलें 84। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पे तो एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। तो 84 का डी हो जाएगा, 84 का डी। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि कैसे याद करिएगा। देखिए बृहस्पति क्या है, तो सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति है, और सौरमंडल का सबसे बड़ा बृहस्पति, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, तो गैनीमेडे, आपको पता होगा गैनीमेडे, गैनीमेडे। और गैनीमेडे सबसे बड़ा ग्रह का उपग्रह है, तो यही सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या है, तो ये सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरी बात आप जान लीजिए कि शनि जो है, सैटर्न है, वो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, तो सैटर्न है, शनि है, शनि। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, शनि का सबसे बड़ा टाइटन है। और टाइटन सौरमंडल का सेकेंड, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो यहाँ पे देखिए 2-3 सवाल हम बता दिए हैं, यहाँ पे ये सवाल से 2-3 सवाल आपका आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, शनि होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 85 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं, निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह। देखिए नेचुरल सैटेलाइट से कई बार सवाल आता है। तो पहले बृहस्पति का था, 87 बोला जा रहा था, पहले जो है बृहस्पति का पढ़े होंगे आप लोग, 87 था। लेकिन अभी क्या है, शनि का हो गया 82 है, तो सबसे ज़्यादा शनि का है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 86 की ओर, 86 की ओर चलते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी यहाँ पे पूछा जा रहा है। मेरे क्लास में यदि होंगे तो आपको बताए होंगे, और जो नहीं होंगे तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं और से पढ़ें तो गलत पढ़े होंगे या फिर आपको जानकारी नहीं है। सभी लोग ठीक है अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, और सब का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन चीज़ें क्या है वही रहती है। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप लाइक करते हैं, उसको आप पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो उनका क्लास आपको ठीक लगता है। तो यहाँ ये कोई बात नहीं है, जहाँ भी आप पढ़िए सिर्फ अपना तैयारी को ठीक ठाक रखिए, इसमें कोई बात नहीं है। तो 384 यहाँ पे बात किया जाए 384 होगा। टोटल यदि बात करते हैं तो 384 365 किलोमीटर है। ये 384 365 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। बाकी इकाई दहाई वाला काम आप कर लीजिएगा, हम नंबर के हिसाब से ही याद किए हुए हैं। तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 384,000 किलोमीटर है। तो 384 365 किलोमीटर
यदि पूरा दिया रहेगा तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 86 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट 87 में है, एक देश अपने सेलिनी लॉजिकल तथा, देखिए सेलेनोलॉजिकल, सेलिनी भी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में है सेलेनोलॉजिकल तथा अभियांत्रिक अन्वेषक परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है, यह प्राप्त करने वाला देश है। देखिए सेलेनोलॉजी क्या होता है, चंद्रमा के सरफेस के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के सतह के चट्टानों को या सतह के अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है उसे कहा जाता है सेलेनोलॉजी। तो सेलेनोलॉजी से संबंधित जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको चंद्रमा पर भेजा गया है। तो किस एशिया का देश यह भेजा है और यह कारनामा जो है पहली बार किया है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके पास एशिया का अलग अलग देश है। जापान ऑप्शन ए, बी है चीन, तीन है, सी है भारत और डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 87 का हो जाएगा ए। तो 87 का ए होगा, यानी सही आंसर जापान है। तो जापान जो है चंद्रमा का कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश माना जाता है जिसने चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट हम लोग चलें, नेक्स्ट है आप लोग का 88 में कि धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्टि होती है क्योंकि, यानी जब भी आप धूमकेतु को देखिएगा, कॉमेट्स को देखिएगा, उसका जो टेल होता है वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। शायद पहला हम लोग का जो इमेज है ना, पहला जो इमेज है उसमें वो चीज़ है, शायद मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे दिया है। तो ये देखिए, ये है आपका क्या, ये आपका कॉमेट्स है। ये कॉमेट्स है, इसमें देखिए कॉमेट्स का अलग अलग जो इसका अलग अलग पार्ट्स है। सेंट्रल वाला भाग को न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके बाद जो प्रकाशित वाला भाग है उसको कोमा कहा जाता है। फिर आपका डस्ट टेल है, आइवन टेल है। तो याद रखिएगा जो इसका पूंछ है वेल डेवलप्ड टेल होता है और 76 ईयर 78 ईयर्स के बाद दिखाई पड़ता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे इसका जो टेल होता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि यह आइस क्रिस्टल का बना हुआ होता है और आइस क्रिस्टल के बने होने के कारण क्या होता है कि इसमें वाष्पीकरण की क्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। तो वे जो है वो अपोजिट दिशा में ये दिखाई पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल आपका है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं ये देखिएगा, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। हम्म 88 नंबर पहला ऑप्शन है, जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करता है वैसे वैसे उसका द्रव्यमान, हल्का द्रव्यमान केवल अब केंद्रीय बल के कारण दूर शिफ्ट हो जाता है। पहला ऑप्शन तो ये है आपका। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित किसी तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है। और डी है, धूमकेतु की पूंछ सदैव एक ही अभिविन्यास में रहती है। तो यहाँ पे 88 का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर शिफ्ट हो जाती है, सूर्य से दूर चली जाती है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, हेल बॉप किसका नाम है।
हेल बॉप किसका नाम है? 89 नंबर सवाल है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पुच्छल तारा। पुच्छल तारा का नाम है, ये किसका नाम है? पुच्छल तारा, ऑप्शन ए है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या था, तो कार्टून चरित्र था, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी था, एक खिलौना, तो यहाँ पे क्या होगा? पुच्छल तारा। चलिए 90 नंबर सवाल चलते हैं। सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? किस ग्रह से टकराया था? तो शायद आपको पता होगा, यह जो है बृहस्पति से टकराया था। यह है कहाँ से? बृहस्पति से टकराया था। तो सुमेकर लेबी 9 धूमकेतु था, वो बृहस्पति ग्रह से टकराया था। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 91 की ओर। 91 में क्या पूछा जा रहा है, ये देखिएगा कि उल्का है। उल्का क्या है? तीव्र गति से चलता तारा है, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है, तारामंडल का भाग है, पुच्छहीन धूमकेतु है। तो 91 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। अब देखिए उल्का से बहुत सारा कंफ्यूजन आप लोग को रहता है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स, देखिए एस्टेरॉइड्स क्या है? तो चट्टानों के ही टुकड़े हैं, चट्टानों के क्या है? छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ग्रहों की भांति सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब यह अपने स्थान पर होता है इसको एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसका भी अपना ऑर्बिट है। दे आर फाउंड बिटवीन ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, तो मार्स और जुपिटर के मध्य ये पाए जाते हैं। इसके अलावा जब ये अपने स्थान को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, जब अपने स्थान को छोड़कर आगे बढ़ते हैं तो वायुमंडल से फ्रिक्शन होने के कारण, घर्षण होने के कारण ये जलना प्रारंभ करते हैं। तो जब जलना प्रारंभ करते हैं उसी को उल्का बोला जाता है, उसी को उल्का बोला जाता है, उल्का, ठीक है। इसी को शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। टूटता तारा नाम आप लोग सुने होंगे, इसी को टूटता तारा भी कहा जाता है, ठीक है। इसको टूटता तारा कहते हैं। शूटिंग स्टार, फॉलिंग स्टार, इसी को कहा जाता है जब ये अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि ये जो क्षुद्र ग्रह हैं इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में होगी, यदि घूर्णन की दिशा में होगी, मान लिया कि पृथ्वी किधर से किधर एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट मूव करती, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो इस दिशा में होगी तो इसका स्पीड क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो 72 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, 72 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा इसकी। और जब यदि इस दिशा में आएगा, ये जो क्षुद्र ग्रह है सूर्य के घूर्णन की दिशा में आएगा तो पृथ्वी की स्पीड को क्या करेगा? तेज कर देता है, ठीक है, तेज कर देता है। इसके अलावे बात किया जाता है कि हो सकता है कि ये विपरीत दिशा में भी जाए, पृथ्वी जिधर से घूम रही उसके विपरीत दिशा में भी जाएगा। तो यदि यह विपरीत दिशा में जाता है तो इसकी गति होती है 12 किलोमीटर पर सेकेंड। विपरीत दिशा में कितना? 12 किलोमीटर पर सेकेंड विपरीत दिशा में। इसके अलावा ये भी सवाल रहता है कि यदि यह विपरीत दिशा में जाएगी, विपरीत दिशा में गिरेगा, तो ये क्या होगा? तो यह पृथ्वी के घूर्णन को कम करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यह बीच में भी गिर सकता है, यह जो उल्का है वो बीच में भी गिर सकता है। जब यह बीच में गिरता है, जब यह बीच में गिरता है तो क्या करेगा कि ये भी इस समय भी पृथ्वी के स्पीड को क्या करेगा? कम करेगा। तो 2 बार कम कर रहा है और 1 बार बढ़ा रहा है। इसका मतलब औसत क्या होगा? औसत की जहाँ तक बात करें तो औसत कम होगा, ठीक है। औसत क्या होगा? तो कम होगा। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो लगातार कम हो रही है।
कभी कभी सुने भी होंगे, न्यूज में आता रहता है, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कम हो रही। किसके कारण? तो ड्यू टू बम्बारमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स। आगे अब हम लोग और बात कर लेते हैं, इससे क्या सवाल रहता है कि यदि घूर्णन की दिशा में गया 72 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से आ रहा है और वायुमंडल से घर्षण होता है, घर्षण के कारण क्या होता है, वो चमकना शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोहा काटने वाला मशीन को देखे होंगे, जब रड काटा जाता है तो जब घर्षण से वो कटता है तो चिंगारी निकलता है, तो जलना प्रारंभ करता है। तो उसी प्रकार से बोला जाता है एस्टेरॉइड्स जब घूर्णन दिशा की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा की तरफ आते हैं, तो वायुमंडल से घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण इसमें चमक पैदा होती है ना, ये फ्लेम के जैसा जलना शुरू करता है। तो इसे कहा जाता है शूटिंग स्टार, या इसी को कहते हैं फॉलिंग स्टार। ठीक है, फॉलिंग स्टार या शूटिंग स्टार, याद रखिएगा, टूटता तारा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावे जब इसका साइज छोटा है, आकार छोटा है, तो वह जलकर खत्म हो गया, वायुमंडल का पार्ट हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यह पृथ्वी पर गिरता है। जब यह पृथ्वी पर गिरता है तो उसको उल्कापात कहते हैं। देखिए, उल्का और उल्कापात में अंतर है, तो यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। उल्कापात आप लोग सुने भी होंगे, उल्कापात, गिर रहा है तो उल्कापात, ऊपर में है तो शूटिंग स्टार। ठीक है, ऊपर में ही खत्म हो गया तो शूटिंग स्टार कहते हैं, जब पृथ्वी पर गिरा तो उसको उल्कापात कहते हैं। और उल्कापात होने के कारण क्या होता है, क्रेटर का निर्माण होता है, गड्ढा का निर्माण होता है, जिससे उल्कापात क्रेटर कहते हैं, उल्कापात क्रेटर। तो याद रखिएगा, उल्कापात के कारण जो गड्ढा बनता है उसी को क्रेटर कहा जाता है। उल्कापातीय क्रेटर कहते हैं, गड्ढा को क्रेटर भी कहा जाता है, तो उल्कापातीय क्रेटर कहते हैं। एक सवाल आपसे रहता है कि भारत में क्रेटर का उदाहरण है क्या? तो हाँ, क्रेटर का उदाहरण है। कहाँ पे? लोनार झील के बारे में जाना जाता है। लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में। तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। तो अब ये जो गड्ढा बना, ठीक है, क्रेटर बना, इसमें जब जल का जमाव हो जाएगा, जब जल का जमाव होगा तो उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। तो क्रेटर झील कहाँ पे है? तो लोनार झील का नाम आता है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में है। ये सवाल भी आपसे पूछ दिया जाता है, तो ये याद रखेगा। तो गड्ढा गिरने के कारण क्या है, जो गड्ढा बना उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो उल्कापात देखिए आपको बताया, उससे क्रेटर का निर्माण हो जाता है, उल्कापातीय झील का निर्माण होता है। तो ये सब बता रहे हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में। लेकिन यदि पृथ्वी की घूर्णन के विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा? यदि ये जो उल्कापात हो रही है वो पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा? तो देखिएगा, विपरीत दिशा में जब यह आता है स्पीड कम होता है, और चूंकि यह जो एस्टेरॉइड से चट्टानों के टुकड़े हैं, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, और एटमॉस्फेयर में कम डेंसिटी के कारण जब ये अर्थ पे आ रहा है तो इसका डेंसिटी ज़्यादा है। एस्टेरॉइड्स का डेंसिटी जो है ज़्यादा है, लेकिन वायुमंडल का डेंसिटी क्या है? कम है। तो डेंसिटी में अंतर होने के कारण ये क्या करता है? ब्लास्ट कर जाता है। डेंसिटी में अंतर के कारण ये क्या करता है? ब्लास्ट करता है, विस्फोट करता है, और विस्फोट करने से तेज आवाज़ निकलती है, उसे ही बोलाइड कहते हैं, बोलाइड कहा जाता है। ठीक है, बोलाइड। तो बोलाइड याद रखिएगा कि यदि क्षुद्र ग्रह जो है या उल्कापात सूर्य के विपरीत दिशा में होगा तो उसको बोलाइड कहा जाता है। और जब बोलाइड विस्फोट करता है, जब यह विस्फोट करता है तो इसके कुछ टुकड़े पृथ्वी पर आके गिरते हैं। तो जो टुकड़े पृथ्वी पर आके गिरते हैं उसे कहा जाता है, जो टुकड़े पृथ्वी पर आकर गिरते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो भी याद रखिएगा, उसे टेकटाइट कहा जाता है। टेकटाइट कहा जाता है, तो याद रखिएगा, टेकटाइट। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ से रहता है, मैंने आपका सब कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास किया। यहाँ से सवाल भी रहता है कि विपरीत दिशा में गिरेगा तो क्या कहेंगे? पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिरेगा तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलाइट कहा जाता है। जब
घूर्णन की दिशा में गिरेगा तो क्या कहते हैं, तब उसको उल्कापात कहते हैं। ठीक है, तो बोलाइट और उल्कापात में अंतर है, ये याद रखिए। शूटिंग स्टार कब कहलाता है, जब अपने ऑर्बिट को छोड़ करके आगे बढ़ता है और घर्षण होता है तो वह जलना प्रारंभ करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो शूटिंग स्टार कहा जाता है, या उसी को फॉलिंग स्टार कहा जाता है, टूटता तारा कहते हैं। आगे हम लोग चलें 92 की ओर। धूमकेतु के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए, मतलब कौन सा असत्य कथन है वो आपको बोला जा रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में होती है। दूसरा है बी ऑप्शन आपके पास, धूमकेतु में प्रमुख हैं टेम्पल, शुमेकर, हेली आदि। दूसरा ये है आपका। इसके अलावा तीसरा है धूमकेतु की टक्कर कई बार देखी जा चुकी है। जुलाई 2013 तक धूमकेतुओं की संख्या 4894 थी। तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, उसका चुनाव कीजिए। असत्य कथन, देखिए धूमकेतु की पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, ये तो सही है। दूसरा है धूमकेतु में प्रमुख हैं टेम्पल, शुमेकर, हेली, ये सब तो धूमकेतु के नाम है। फिर धूमकेतु की टक्कर कई बार देखी जा चुकी है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है। 92 का सी ऑप्शन गलत है। तो ये याद रखिएगा, असत्य कौन सा है, धूमकेतु की टक्कर कई बार देखी जा चुकी है। टक्कर तो होने नहीं दिया जाता है, ठीक है। यदि टकरा जाएगा पृथ्वी से तो बहुत भारी नुकसान होगा। तो क्या किया जाता है, जब ये टकराने वाला रहता है तो इसको मिसाइल मार के अलग कर दिया जाता है। मिसाइल से हम लोग उसको अलग कर देते हैं। तो याद रखिएगा, न्यूज़ में आता रहता है बड़ा, क्या पृथ्वी खत्म हो जाएगा, क्या बोलाइट टकराने वाला है। तो हम लोग को चिंता है, जहाँ पे हम रह रहे हैं उसकी चिंता है, तो मिसाइल मार के उसको हटा दिया जाता है। उसको सिर्फ थोड़ा सा डायरेक्शन देने का जरूरत है, वो अपने मार्ग में पुनः चला जाता है। इसके अलावा देखिए डी ऑप्शन था, जुलाई 2013 तक धूमकेतुओं की संख्या 4894 थी, तो ये भी सही है कि 2013 तक 4894 धूमकेतुओं की संख्या थी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे 93 की ओर। देखिए यहाँ पे कूट दिया गया है और आपको सम्मिलित करने का बोला गया है, सम्मिलित करने को बोला गया है। तो सबसे पहले शुक्र के बारे में, तो शुक्र के बारे में तो आपको पता है, जो चीज़ें फैक्ट चीज़ सही है पता है वो आप करिएगा। शुक्र को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार। विनस को मॉर्निंग स्टार, भोर का तारा, शाम का तारा कहा जाता है। फिर उसके बाद याद रखिएगा, पृथ्वी को क्या कहते हैं, हनी सिंह वाला आपको बताए थे, ब्लू है पानी पानी, और पानी ज़्यादा होने के कारण क्या है, ब्लू प्लेनेट है। तो इसके अलावा क्या है, मंगल। तो मंगल को रेड प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण रेड दिखाई पड़ता है। और प्लूटो क्या है, तो ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया। कब से घोषित किया ये भी आपको बताएं, 2006 ईस्वी से इसको ड्वार्फ प्लेनेट घोषित किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो रहा है। देखिए, तो ए का ए शुक्र है, ए का डी हो रहा है, ए का 4 हो रहा है। तो ए का 4 देखिए 3 जगह पे है। तो कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है कन्फ्यूज़न, तो आप पूरे कन्फ्यूज़न को दूर करिएगा और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। पृथ्वी दूसरा क्या है, नीला ग्रह। तो बी का ऑप्शन 1 हो जाएगा। बी का ऑप्शन कहीं पे 1 है, बस मिल गया, आपका काम हो गया, ठीक है। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 93 का ऑप्शन बी का 1 कहीं पे है, नहीं है, सी हो जाएगा। ये देखिए, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको हर लेवल पे देखना पड़ेगा, चारों लेवल चेक करिएगा। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी का तो ए होगा। तो अब ए देखते हैं, बी का एक कहाँ पे है, सिर्फ सी में है। तो ये आंसर सही हो गया। आगे हम लोग चले 94 की ओर। यहाँ पे पूछा जा रहा है गैसीय ग्रह में से निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है। देखिए, गैसीय ग्रह, आउटर प्लेनेट को याद रखिएगा। तो गैसीय ग्रह में से कौन शामिल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए बृहस्पति और शनि तो गैसीय ग्रह है, लेकिन 3 और 4 क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा।
94 का ऑप्शन बी सही है। यानी बुध और शुक्र क्या है, ये तो पार्थिव ग्रह कहते हैं ना, इसको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलें 95 की ओर। चट्टानी ग्रह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पार्थिव का मतलब चट्टानी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चट्टानी ग्रह पूछा जा रहा है। जैसे जो आउटर प्लेनेट है ना उसे जोवियन ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, आउटर प्लेनेट वाले को जोवियन कहा जाता है, जोवियन, ठीक है, जोवियन। चलिए इमेज से देख लेते हैं, इमेज से ही देखते हैं हम लोग। ये वाला देखिए, ये एस्टेरॉइड्स के बाहर हैं तो ये आउटर प्लेनेट है, ये चारों, इसी को बोला जाता है जोवियन प्लेनेट भी, जोवियन। विशाल आकृति के कारण बृहदाकार या जोवियन प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला है जो अंदर है उसको इनर प्लेनेट भी कहते हैं। चूंकि यह पृथ्वी के जैसा है, रॉक से बना हुआ है, तो इसको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, पार्थिव ग्रह। तो यहाँ से भी सवाल रहता है, तो पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह याद रखिएगा, जोवियन ग्रह, यहाँ से भी सवाल रहता है। तो ये रहा आपका, याद रखिएगा। अब पार्थिव ग्रह से सवाल पूछा जा रहा है, तो 4 जो है वो पार्थिव है, 4 जो है जोवियन है। तो पार्थिव कौन कौन सा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये पार्थिव है, टेरेस्ट्रियल है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्या है? तो ये है आपका जोवियन प्लेनेट, आकार बड़ा होने के कारण कहा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो सवाल था। हाँ 95, चट्टानी ग्रह में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? कौन शामिल हैं देखिए, तो पृथ्वी और मंगल अभी आपको बताएं, अरुण वरुण तो नहीं होगा, जोवियन प्लेनेट कहा जाता है, ठीक है। तो चट्टानी ग्रह टेरेस्ट्रियल प्लेनेट बोला जा रहा है, तो 1 और 2 होगा यहाँ पे। 95 का आंसर 1 हो जाएगा, 95 का ए हो जाएगा ऑप्शन, सब ये देखिए ए ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग चलें, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 96 की ओर। तो निम्न में से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। सत्य कथन पूछा जा रहा है, सत्य कथन पूछा जा रहा है, राइट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला है सूर्य से दूरी में 5वां ग्रह बृहस्पति है। नहीं, सूर्य से दूरी में 5वां कौन सा है? अर्थ, 5वां अर्थ है, सॉरी आकार में 5वां अर्थ है, आकार में है। तो सूर्य से दूरी में पूछा जा रहा है ना, सूर्य से दूरी में, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 96 का ऑप्शन, 96 का देखते हैं। तो सत्य कथन का चुनाव करना है ना, तो सूर्य से दूरी में बृहस्पति 5वां है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, हाँ सही है। नेक्स्ट है दूसरा, सूर्य से दूरी में 6ठा शनि नहीं है, 6ठा तो शनि है। इसके अलावा सूर्य से दूसरा सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूसरा सबसे निकट का ग्रह मंगल है, ये भी ठीक लग रहा है। और 4 में है आपका मंगल ग्रह की सतत आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है, ये भी सही लग रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, 96 का डी। चलिए एक बार और हम देख लेंगे। एक का क्या है? सूर्य से दूरी में 5वां ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, और 5वें नंबर पर जुपिटर है। तो 1 2 3 4 5, ये तो सही है जी। दूसरा है सूर्य से दूरी में 6ठा ग्रह शनि नहीं है, शनि है, 6ठा ग्रह क्या है? दूरी के क्रम में 6ठा ग्रह शनि है, तो ये गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया। तीसरा पूछ रहा है सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह मंगल है, तो दूसरा निकटतम कौन सा है? वीनस है, यहीं पे देख रहे हैं, दूसरा निकटतम वीनस है। और चौथा है कि मंगल ग्रह की सतह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। तो हाँ, ये तो अभी आपको बताए, तो 1 और 4 सही हो जाएगा। चलिए, तो इसीलिए बोले थे आपको कि आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है। यदि आप रट के जाइएगा तो कभी सही नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी वैसा सवाल नहीं आता है। 97 का बोला जाता है निम्न में से कौन सी विधि में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, याद रखिएगा।
कब होगा, तो 97 का हो जाएगा बी, 21 जून को। अब दिन बड़ा छोटा किसके कारण होता है, सूर्य की स्थिति को ध्यान देना है। तो 21 जून को सूर्य कहाँ पे रहता है, कर्क रेखा पे। 21 जून को कर्क रेखा कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य होगा तो गर्मी भी उत्तरी गोलार्ध में, और दिन की लंबाई भी ज़्यादा कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 98 सवाल की ओर। 98 जो सवाल है उसको देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है सुमेलित करिए, है ना, मेल करिए, मैचिंग करिए। अब यहाँ पे एक राज्य है और पर्यटक केंद्र दिया गया है। राज्य और पर्यटक केंद्र की बात की जाती है, राज्य और पर्यटक केंद्र की बात की जा रही है 98 का, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है सही करिए। तो जम्मू कश्मीर में पर्यटन केंद्र उड़बाड़ा बोला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में पॉइंट कैलीमर कहा जा रहा है, ऑप्शन में है। नेक्स्ट है आपका गुजरात में गुलमर्ग कहा जा रहा है। तमिलनाडु में कसौली कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, तो देख लीजिए। इसमें 98 का जब बात करते हैं तो बी वाला सही है, बी वाला। तो यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा और आपको देखना है, ये तो हम ये बता रहे हैं बी वाला सही है। ये ऑप्शन तो है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन तो जो सही होगा वो बनाया हुआ है कहाँ पे, ये नीचे है, देखिए। यानी ये पूछा जा रहा है कि 1 से 2 मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है वो देखना है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ये चूँकि आगे पीछे हो रहा है तो उसी को ध्यान में रख के यहाँ पे ऐसे क्या करना है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा 98 का वो हो जाएगा बी। पहले हम लोग ऑप्शन सही लगा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। बी का मतलब ए का 3, बी से क्या हो रहा है कि ए का 3, तो ए का 3 क्या है, यानी जम्मू कश्मीर में क्या है, गुलमर्ग आपको पता है घास का मैदान है, अल्पाइन घास का मैदान है जिसे मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग सोनमर्ग, ठीक है। गुलमर्ग सोनमर्ग कहाँ कहा जाता है, तो कश्मीर में कहा जाता है। इसी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, जो घास का मैदान है, अल्पाइन घास का मैदान, उसको हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में इसको प्यार कहा जाता है, बुगियाल या प्यार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी ये भी सवाल रहता है कि हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो बुगियाल कहते हैं, बुगियाल, बुगियाल। या इसी को क्या कहा जाता है, प्यार कहा जाता है, प्यार। और इसी को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं, तो मर्ग कहा जाता है। इम्पोर्टेंट मर्ग क्या है, गुलमर्ग, गुलमर्ग। और फिर क्या है, सोनमर्ग का नाम सुने होंगे, सोनमर्ग, ठीक है। ये रहा आपका। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा जो है आपका दूसरा का बी का 4 है, तो बी का है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है, तो कसौली हिमाचल प्रदेश में है, तो बी का 4 हो गया। नेक्स्ट है आपका सी का 1 हो रहा है, सी का 1 गुजरात में क्या है, तो गुजरात में उड़बाड़ा गुजरात में है, ये देखिए। इसके अलावा क्या है, डी का 2 यानी डी तमिलनाडु, और इसके बाद पॉइंट कैलीमर, तो तमिलनाडु में है पॉइंट कैलीमर। तो यहाँ पे आंसर सही क्या होगा, बी सही है, ठीक है। इसको मैच करके देखिएगा। नेक्स्ट आपका है 99 नंबर का सवाल। 99 में है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, 99 नंबर का सवाल है। यहाँ पे देखिए, जयपुर गुलाबी नगर, सही बात है, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है ना, उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा जाता है, ये भी सही है। कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है, सही बात है, कोलकाता को आनंद का नगर कहा जाता है। और डी है आपका, जैसलमेर को झीलों का नगर कहा जाता है, नहीं कहा जाता है, ठीक है। जैसलमेर को झीलों का नगर नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, डी सही होगा, जो मैच नहीं कर रहा है। चलिए आगे 100 नंबर का सवाल देखते हैं, है ना। 100 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी देखिए सुमेलित पूछा जा रहा है, कौन सा
सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, सही बात है। थुम्बा केरल में है, ये भी ठीक है। पोखरन राजस्थान में हुआ, ये भी ठीक है। यह स्थान जो है पोखरन राजस्थान में। इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है, ठीक है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है। तो ये रहा आपका 100 सवाल, मैंने इसको पूरा किया। तो आशा करते हैं यह आपके परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा, सहायता प्रदान करेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद आप सभी को। लगातार मैं जैसा बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस सेट जारी रहेगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी को।